राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? मतलब एक प्रकार से शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, कार्य नहीं किया। आर के नैयर, टी.एस. राजन, निहाल चंद गोयल और अरुण कुमार। तो मैंने यहां डीबी गुप्ता को पीड़ा ज्यादा कर दिया। इसका मतलब क्या है? वो दो मुख्यमंत्री के साथ काम किया इन्होंने। दो मुख्यमंत्री डीबी गुप्ता के, मतलब डीबी गुप्ता दो मुख्यमंत्रियों के साथ, वसुंधरा और बाद में अशोक गहलोत के साथ। आगे चलते हैं दोस्तों। देवेंद्र भूषण गुप्ता के तुरंत पहले निहाल चंद गोयल थे। निहाल चंद गोयल को वसुंधरा जी ने नियुक्त किया था। उसके पहले अशोक जैन थे, याद रखना है। और उससे पहले ओम प्रकाश मीणा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश मीणा के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, अपील अधिकारी को क्या करेंगे? अपील करेंगे। तो प्रथम अपील अधिकारी ने मान लीजिए आज की तारीख में आपकी आवेदन को नामंजूर किया या मना किया, तो अब कितने दिन के भीतर भीतर हम द्वितीय अपील अधिकारी को अपील करेंगे? यही क्वेश्चन है। कितने दिनों में द्वितीय अपील अधिकारी? 60 दिन उत्तर होगा, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन। उत्तर नंबर 4 होगा 60 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी प्रथम वाले के विरुद्ध हम द्वितीय अपील अधिकारी के पास जा रहे हैं। 30 दिन गलत है, हम 60 दिन में जाएंगे। पहला ऑप्शन गलत, पहला गलत है। चलो दूसरा, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 उपबिंद करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है। दोस्तों, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के पास समय पर अपील करने, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। 30 दिन लिख दिया, यह भी गलत है। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? दोस्तों, एक बार फिर से जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा प्रतिवेदन है? 2022-23 का। दोस्तों, अपने तरीके से कोई और ट्रिक बना सकते हो। क्वेश्चन ये जरूर आएगा, ये आ चुका। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में यही क्वेश्चन आया कि राजस्थान के कौन से जिलों में सबसे ज्यादा वनावरण में कमी हुई है? 4 जिले। जालोर में -32.46, करौली में -26.16। यही ऑप्शन में थे 2 जिले। क्वेश्चन था कौन से 2 जिलों में वनावरण में सबसे ज्यादा कमी हुई है? दोस्तों, जालोर में 32.46, करौली में 26.16। 11 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? दोस्तों, मैंने राजस्थान का भूगोल का वीडियो पढ़ाया 50 घंटे का, उसमें स्पेशल न्यूनतम प्रतिशत में 5 जिले ऐसे हैं जिनका अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में 1% से भी कम है। अब आपके सामने लिख देता हूं। नंबर 1 बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर का प्रतिशत तो एकदम 0.33 है। 2 नंबर नागौर, नागौर का भी 0.31 है। मैं लिख देता हूं 0.31 और इसका है 0.33। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद में 2-3 नंबर पे चूरू आ जाएगा 0.55। 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करें। दोस्तों, लिंगानुपात में हमें क्या बताना है? अब की बार डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। अवरोही क्रम और न्यूनतम किसका है? यही तो है। सबसे ज्यादा डूंगरपुर, 2 नंबर राजसमंद। कोई दिक्कत भाई? 1 नंबर आपका डूंगरपुर, 2 नंबर राजसमंद, 3 नंबर पाली कर दूं? पाली 3 नंबर ही है, कर क्या दूं? और 4 नंबर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। न्यूनतम की बात करें तो भाई धौलपुर सबसे कम है। धौलपुर सबसे कम। 2 नंबर क्या करें? जैसलमेर कर दूं? 2 नंबर जैसलमेर। किसी को दिक्कत? 3 नंबर करौली कर सकते हैं। 3 नंबर करौली। हाँ जी, अब बच गया 4 नंबर आपका भरा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1 से अधिक जिलों में है? दोस्तों, मैंने राजस्थान के 36 कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ाए थे, तो मैंने जोर से एक बात बोली थी, अरे छोरो, मैं राजस्थान की साइट में से, राजस्थान के वन विभाग की साइट से एक तकड़ी चीज बताने जा रहा हूं। वो अभ्यारण्य बता रहा हूं जो ये 2 या 2 से ज्यादा जिलों में है। बताया था और अभी उसका नाम भी आएगा। यही पूछा इसने। 1 से अधिक जिले। शेरगढ़ ये 12 में था, आज भी 12 में है। ये है टोडगढ़ रावली। दोस्तों, ये चेंज हो गया। टाटगढ़ रावली राजसमंद, पाली और अजमेर में हुआ करता था। टाटगढ़ रावली पहले किस में था? टाटगढ़ रावली पहले राजसमंद और पाली
और अजमेर में होता था। वर्तमान में अजमेर के स्थान पर कौन सा जिला ब्यावर बन गया? तो बताइए टाटगढ़ रावली राजस्थान के कितने जिलों में? दोस्तों राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? दोस्तों भूगोल का वीडियो देखा था क्या? सच बताओ देखा था क्या? मैंने मक्के की सारी किस्में बताई, मैंने बाजरे की बताई, गेहूं की, चावल की, कपास, कुछ भी नहीं छोड़ा है जो आपकी किताबों में नहीं है ना, वो बताया है। ये आपका वहीं से क्वेश्चन है, चेक कर लेना। और यदि आपसे कोई जौ की किस्में पूछे तो आप क्या बताएंगे? दोस्तों जौ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योति और राजकिरण, याद लिख लेना भाई। ज्योति 1, राजकिरण 2। क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक बार क्वेश्चन आया RD 2035, क्वेश्चन आ चुका है RD 2035, ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और बता देता हूं, ये जो मैं किस्में बता रहा हूं ना, आपको बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं, ये मेरे पास इतने में से। राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार? राजस्थान में सोने के भंडार सिरोही, अजमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा। उत्तर नंबर 4 बांसवाड़ा। राजस्थान में सोने के भंडार बांसवाड़ा में है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पहली बार राजस्थान में सोने की खान की नीलामी हुई है। कौन से जिले में? स्वर्ण भंडार कहां है? स्वर्ण भंडार की यदि बात करें तो राजस्थान में सोने के भंडार खास तौर से बांसवाड़ा, नंबर 1 बांसवाड़ा, याद रखें दोस्तों। बांसवाड़ा के अंदर सोने के भंडार कहां कहां है? पहला आपके सामने आया आनंदपुरा भूकिया। दोस्तों मैं लिख देता हूं आनंदपुरा भूकिया। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कर दे। चलो भाई चयन कर देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 50-50% की हिस्सेदारी है चंबल में, जबकि माही जो है यह राजस्थान के और गुजरात। तकड़ी बात बताता हूं जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, वो दोस्तों इसी संविधान संशोधन के माध्यम से यह तय हुआ कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित टोटल मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। यानी न्यूनतम कितनी होगी दोस्तों? न्यूनतम होगा 1+11 अर्थात टोटल 12। यानी एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, टोटल 12 से कम भी नहीं हो सकती। यह भी बात 91। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कर दे। चलो भाई चयन कर देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 50-50% की हिस्सेदारी है चंबल में, जबकि माही जो है यह राजस्थान के और गुजरात। फेज सेकंड दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। एक फेज सेकंड में बनेगा राणा प्रताप। कौन सा? राणा प्रताप। तो याद रखें राणा प्रताप फेज सेकंड में है। अब बच गया जवाहर सागर दोस्तों फेज थर्ड में। यानी फेज थर्ड में किसका निर्माण होगा? जवाहर सागर का। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर ले कि बताओ कि चंबल नदी पर बनने वाले बांधों में फर्स्ट फेज में कौन से बांध बने? तो गांधी सागर का क्वेश्चन। दोस्तों दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? परसों रात को जब हम दादू दयाल पढ़ रहे थे, दादू दयाल से संबंधित दोस्तों लीली पर्ची, काया बेली, दादू दयाल के, और दादू दयाल ने जिस भाषा में उपदेश दिए उनको हम सद्दूकड़ी भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? सद्दूकड़ी। और इनके उपदेशों का संकलन दादू दयाल री वाणी और दादू दयाल रे दुआ में है। वो दोनों सद्दूकड़ी भाषा में। सद्दूकड़ी का मतलब ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी का दूसरा नाम है सद्दूकड़ी, ढूंढाड़ी भाषा का दूसरा नाम है सद्दूकड़ी। सद्दूकड़ी भाषा में उपदेश दिए किसने? दादू दयाल ने। दादू दयाल जी री वाणी और दादू दयाल रा दोहा, इनमें उपदेशों का संकलन है। मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। दोस्तों घुड़ला, घुड़ला त्योहार के बारे में मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा। पहले तो देखो याद रखना ये बात, इस समय राव सातल जीते हुए थे, तो घुड़ला खां पर विजय के उपलक्ष्य में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। किसकी जीत? राव सातल की जीत। किस पर जीत? घुड़ला खां की जीत पर मनाया जाता है। तो याद रखें राव सातल की घुड़ला खां पर जीत के उपलक्ष्य में मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
तो इस प्रकार से ये युद्ध बड़ा गजब का था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए भाई। चलो चयन कर देते हैं। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। दोस्तों ये बात गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है भोराट का पठार। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने नागपाड़ का बताया, वैसे ही आपको यह भी याद रखना है उदयपुर के किस दिशा में स्थित है आपका भोराट का पठार, उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, इसे अरावली का आंतरिक अगम्य क्षेत्र भी कहते हैं। यह एक संश्लिष्ट गांठ के रूप में है भोराट का पठार, और इस भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी जो है वो जरगा है। इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम देखते हैं इस पहाड़ी प्रदेश की, इस चट्टानी प्रदेश में कौन कौन सी हथिमती, मेसवा और माजम किसकी सहायक नदियां हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। हथिमती, वेत्रक, तेई, मेसवा, माजम सब की सब साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की चर्चा थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। उदयपुर के कोटड़ा तहसील से निकलती है। साबरमती का प्रवाह जिला उदयपुर ही है और बाद में आगे चल करके ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों अहमदाबाद इसी के किनारे है। साबरमती नदी पर की अनेक सहायक नदियां, जिसमें वाकल भी हमने पढ़ी, तेई भी पढ़ी, मानसी भी पढ़ी, हथिमती भी पढ़ी है, माजम भी है और वैत्रक भी है। दोस्तों वैत्रक वेरी इंपॉर्टेंट है। वैत्रक नदी, माजम नदी, ठीक है, सेई नदी, हथिमती। और सुपर हिट क्वेश्चन आपके इंतजार में। अचलदास खींचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित राजस्थानी साहित्य की रचनाओं से संबंधित कौन सा सही है? यानी राजस्थान की प्रमुख साहित्य रचनाएं और उनके लेखक आपके सामने हैं। चेक कर लेते हैं। नंबर 1 अचलदास खींचीरी वचनिका। दोस्तों ये शिवदास गार्डन की है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? राजस्थानी भाषा और संस्कृति की बात करें तो दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ भाषा विषय कोश जिसको हम कहते हैं, यह 1912 में लिखा गया। दोस्तों इसमें राजस्थान की बोलियों के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग हुआ। राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थानी बोलियों के लिए सबसे पहले इस किताब में हुआ। किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। दोस्तों मोतीलाल मेहनारिया राजस्थानी बोलियों के लिए, भाषा के लिए काम किया। बड़ी गजब की किताब जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ये इनकी किताब है और यह किताब 1912 में प्रकाशित हुई। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अटल भूजल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक छोटा सा बच्चे को यदि यह क्वेश्चन दिया जाए तो वो भी क्वेश्चन इसको सही कर देगा। जबकि इकोनॉमिक सर्वे में राजस्थान के अंदर भूजल के दोहन और उसको नियंत्रित करने के लिए, भूजल का या साथ ही साथ सतही सरफेस वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए राजस्थान में मैंने बहुत सारी योजनाएं बताई थी। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई, देश के 7 राज्यों में शुरू हुई, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। ओके, इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकना तथा समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना है। दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना, अर्थात एक और तकड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। इस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई। कौन बताएगा? 20 में, 21 में, 22 में, 19 में। भाई एमएसएमई नीति है, तो ये सीधी सी बात है, एमएसएमई है ना, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम नीति। तो राजस्थान एमएसएमई नीति 2022, राजस्थान एमएसएमई नीति जारी कब हुई? 17 सितंबर 2022 को। और 17 सितंबर को हम क्या मनाते हैं पता तो है ना? एमएसएमई डे। क्या मनाते हैं? एमएसएमई डे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? दोस्तों वैसे एक लड़का मुझे क्या कहता है, गुरुजी एक्सप्रेसवे करवा दो। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई 1386 किलोमीटर है। इसकी दिल्ली मुंबई की कितनी है? 1386, और इसमें 8 लाइन है, जबकि जामनगर अमृतसर में 6 लाइन है। राजस्थान में इसकी लंबाई 374 किलोमीटर। तो राजस्थान में 374 बट्टे 1386 इंटू 100 दोस्तों कितना आएगा? लगभग 27%। यानी आपको याद रखना है दिल्ली बड़ौदा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की
राजस्थान में हिस्सा कितना है? 27%, अर्थात 374 किलोमीटर है। दोस्तों ये कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं? इसमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस योजना के लिए राजस्थान सरकार ने यानी उच्च शिक्षा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं 8 जून 2023 को, और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट्टा मार लेना है, लिख लेना है। वर्तमान में 150 विदेशी संस्थान विश्वविद्यालय शामिल है, यानी शुरू में जब यह योजना शुरू हुई थी 5 अक्टूबर 2021 को, यानी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, ओके, उस समय केवल देश विदेश के 50 ही। एक जिला एक उत्पाद की योजना के उद्देश्य के बारे में बताना भैया। एक जिला एक उत्पाद, मैंने एक जिला और एक उत्पाद की पूरी डिटेल पढ़ाई थी, कब पढ़ाई थी बता देता हूं। राजस्थान के अंदर मैं उद्योग पढ़ा रहा था, और उद्योग में स्पेशल मैंने क्या किया, पूरा पेज लिया था। उस पूरे पेज में एक तरफ मैंने लिखा था कि राजस्थान के खाद्य आपूर्ति की, और एक तरफ मैंने उद्योग की, दोनों की बारे में। जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित क्या सही है? एक जिला एक उत्पाद, इनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत शानदार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर से देखो, प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना, और प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है। यह उद्देश्य है एक जिला एक उत्पाद। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति, निर्यात प्रोत्साहन समिति जिसको हम कह सकेंगे, अपने जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पाद का चयन किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022। क्या बात है! इसे बोलते हैं जीभ पर सरस्वती विराजना। इसे क्या बोलते हैं? जीभ पर सरस्वती माता का बैठ जाना। 5 साल इसकी अवधि है, अर्थात 31 मार्च 2026। और एक तकड़ी चीज, हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर, यह भी आपके ऑप्शन में था। दोस्तों जैसे ही आप हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी को देखोगे तो आपको गूगल पर 2 पॉलिसी मिलेगी। एक हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी का पुराना ड्राफ्ट भी मिल जाएगा, एक नई हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी का नई जो लॉन्च करी है बुकलेट, वो भी मिल जाएगी। दोनों का थोड़ा बहुत अंतर है क्योंकि वो ड्राफ्ट था। जैसे ही मैंने फाइनल आपकी ये हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी की बुकलेट डाउनलोड की, मुझे आनंद आया। क्यों आया? क्योंकि मुझे ये बातें देखने को मिली थी। सबसे पहले जो मुझे चीज मिली वो ये मिली थी जहां से दे धनाधन आरपीएससी का क्वेश्चन आता है। थोड़ी देर, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष कितना वेतन प्राप्त करेंगे? दोस्तों मैं थोड़ा सा बिना देखे एक चीज बताता हूं। आपको याद होगा कि राजस्थान 75 वर्ष से कम उम्र के पुरुष, दोस्तों 75 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और महिला को 750 रुपए मासिक पेंशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई पुरुष 58 साल से लेकर के 75 साल के बीच का है और यदि कोई महिला 55 से 75 साल के बीच है तो मिलेंगे 750 रुपए। कितने? 750। और यदि 75 से ज्यादा है दोनों ही, तब मिलेंगे ठोक के नगद नोट 1000 वाला, पुराने वाला 1000 रुपए। वो तो बंद हो गया गुरुजी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि और आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? दोस्तों पिछले साल जयपुर फेस्टिवल हुआ था, उसमें राज चुगताई, के सचिदानंद, मुश्ताक अहमद और कृष्ण चंद्र। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, जो कि 7वां पुरस्कार है। यह 7वां पुरस्कार था। इसका मतलब 2023 वाला पुरस्कार 8वां होगा। और यह अब की बार 2023 का महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2023 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान किसको मिला? के सचिदानंदन। दोस्तों के सचिदानंदन, सचिदानंदन। दोस्तों ये केरल के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले हैं, और ये बहुत ही गजब के मलयालम कवि हैं। दोस्तों मलयालम भाषा के कवि भी है और आलोचक भी है। में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प राजस्थान का कौन सा जिला का प्रसिद्ध है? दोस्तों ये 5 चीजें, इसमें सबसे मैं 5 चीजों का मतलब मैं बता देता हूं।
कि इसने कसीदाकारी पूछी है तो कोटा, बीकानेर, चूरू, उत्तर नंबर 2 बीकानेर हो जाएगा। 4 नंबर बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर की उस्ता कला को भी जीआई टैग मिल चुका है। 5वीं है बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट, इसका मतलब इस बार बीकानेर की 2 चीजों को एक साथ जीआई टैग, बीकानेरी उस्ता कला और दूसरी कसीदाकारी क्राफ्ट। दोस्तों ये क्या है? कपास, रेशम और मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टांके और दर्पण कार्य किए जाते हैं। यानी कपास, रेशम और मखमल का जो कपड़ा वपड़ा होता है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के महीन टांकों के माध्यम से छोटे छोटे ग्लास लगा दिए जाते हैं, दर्पण। राजस्थान पुलिस की महिला अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी पदक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। इनमें कौन शामिल नहीं थी? 4 लड़कियां थी, जिसमें 2 तो सब इंस्पेक्टर थी और 2 प्लाटून कमांडर थी। और महिला कबड्डी टीम में राजस्थान की 4 खिलाड़ी है, जिसमें 2 तो सब इंस्पेक्टर है, निधि शर्मा और मुस्कान मलिक, और 2 प्लाटून कमांडर है, सुषमा शर्मा और साक्षी कुमारी। तो याद रखें, निधि शर्मा, मुस्कान मलिक, सुषमा शर्मा और साक्षी कुमारी, ये चारों राजस्थान की कबड्डी खिलाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और महिला खिलाड़ी बच गई है, किरण बालियान। दोस्तों ये ऐसे करके गोला फेंकती है, गोला, जिसको हम 60 फुट कहते हैं। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, लाल ढाणी, कल्याणपुरा, चोखा, सरदारपुरा, हरसोली, जेतारण और थोलाई। दोस्तों 2023-24 में इस मिशन की घोषणा। इस मिशन के तहत राजस्थान में क्या बनेगा? जमुआ रामगढ़ में मिशन के तहत इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क। दोस्तों रिसाइकिल होगा पुराने पदार्थों का, अर्थात इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क बनेगा। जमुआ रामगढ़ का क्वेश्चन है, हाल ही में रियाद, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है, आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? दोस्तों घुड़सवारी में अर्शदीप ने, रिदम ने, अंजलि ने, दिव्य कीर्ति सिंह, ये है। तो बताइए। और एक बात और, दिव्य कीर्ति सिंह ने सऊदी अरब के रियाद में नवंबर 2023 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेज प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य जीते, यह भी आपको याद रखना है। और इनको इंडिया टुडे वुमन अचीवर, हमारे राजस्थान के राज्यपाल ने, की रात थी और हम राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप को पढ़ रहे थे, और महाराणा प्रताप का जम्मा भाट तो आप सब जानते हो। लेकिन इसने पूछा है, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? एक और सुपरहिट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 4 ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों कहते हैं कि 1572 से लेकर, दोस्तों 1572 से लेकर 1576 के बीच 4 शिष्टमंडल भेजेगा। कितने? 4 शिष्टमंडल। भगवत दास, मान सिंह, टोडरमल और जलाल खां। सबसे पहले कौन के इंतजार में? जब मैं अल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को परसों पढ़ा रहा था तो बच्चे कह रहे गुरुजी इतना मत पढ़ाओ, ये नहीं आएगा, केवल एक ही चीज आएगी कि इनके गुरु का नाम, जन्म कहां हुआ, राजस्थान कब आई। मैंने बोला ना भैया, बुलंद दरवाजा पूछा जाएगा, रे देख लो जाकर के। और महमूद खिलजी की चर्चा की थी मैंने, राणा सांगा और राणा कुंभा की तुलना करके भी बताया था कि महमूद खिलजी प्रथम 1437 में, 1437 के बाद में 1445 और 1445 के अंदर महमूद खिलजी आकर के क्या करता है? 85 फीट ऊंचा क्या बनाता है दोस्तों? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके आपने एक देखा होगा, निजाम द्वार है, एक बहुत ही शानदार राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बागौर के बारे में, बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। दोस्तों राजस्थान में मध्यकाल की बात करें दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? लघु पाषाण उपकरणों का, माइक्रोलिथ जो टूल्स होते हैं उनका इसको क्या कहते हैं? घर कहते हैं। इस सभ्यता के उत्खनन स्थल का नाम महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों के नामक स्थान जो है महासतिया मांडल कस्बे में है, अर्थात जिस टीले को हम, जहां पर उत्खनन हुआ उस टीले का नाम है महासतियों का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट है। वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, जो कि दक्कन कॉलेज पुणे के अंदर है, उसके प्रोफेसर थे आर्कियोलॉजी से संबंधित। और एलएस नेस्लेसनिक, ये जर्मनी से आए थे प्रोफेसर, साउथ एशिया जो यूनिवर्सिटी है, एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ, उसमें प्रोफेसर है लेसनिक। 1967 से लेकर के 70 तक उत्खनन का कार्य किया।
परसों रात को जब हम अलाउद्दीन के खिलजी के अभियानों की चर्चा कर रहे थे, मैंने बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 2 आक्रमण किए थे। जो पहला आक्रमण हुआ था, उसी आक्रमण में एक व्यक्ति मारा गया था। उसका क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने ग्राउंड में है दोस्तों। नंबर 1 उल्गू खां और नंबर 2 नुसरत खां कहते हैं कि इन दोनों के नेतृत्व में 1299 में आक्रमण होता है हमीरदेव चौहान पर, रणथंबोर पर। उल्गू खां बड़ा बदमाश था, कैसे ही करके भाग गया। नुसरत खां फंस गया, मारा गया। यही क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले कि किस अभियान में कहां पर मारा गया। नुसरत खां मारा गया, 1299 में मारा गया हमीरदेव चौहान के साथ युद्ध में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? दोस्तों इसने पूछा है दादू दयाल जी से संबंधित शाखा नहीं है। चलो भाई, दयाल से संबंधित दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं, जिसमें खालसा की बात हो चुकी है। खालसा गरीबदास की है। किसकी है भाई? गरीबदास की है। जबकि नागा शाखा जो है दोस्तों, ये सुंदरदास जी की है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम सुंदरदास जी के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक है विरक्ते। क्या नाम है? विरक्ते, ठीक है। विरक्ते भी इंपॉर्टेंट है। एक है उत्तरादे दोस्तों, उत्तरादे। तो कितनी हो गई भाई? एक हो गया खालसा, दूसरी नागा, तीसरी विरक्ते और चौथी उत्तरादे। एक हो गई, हो जाएगी आपकी खाकी। क्या हो जाएगी? खाकी। तो याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी खालसा और नागा। परसों रात को जब हम मीराबाई को पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था छोरो 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में, जो ये जेतारण में पड़ता था, जो वर्तमान में ब्यावर में आता है, ब्यावर जिले में। यहां पर हमारे इस वीर, मैं कह सकता हूं महान आत्मा का जन्म हुआ। और आगे चल करके जालीबाई का बेटा, सांगा का सबसे बड़ा बेटा, 1516 ईस्वी में इनका विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। और भोजराज कौन थे दोस्तों? राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। और इनकी मां का नाम क्या मिलता है? जाली रानी। दोस्तों मैं जाली रानी इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहां एक इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी। कहते हैं कि भोजराज के साथ में 1516 में इसका मीरा का विवाह हुआ। और वैसे मीरा का जन्म जो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक कितने जिलों में है? राजस्थान में खान और खनिज वाला टॉपिक पढ़ाया था। मैंने बताया था कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज, 58 प्रकार उत्खनन और लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन कितने? 4। और इन 4 बेसिन के अंतर्गत, यानी चारों बेसिन के अंतर्गत कुल एरिया कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। और इस टोटल एरिया में इन चारों बेसिन के तहत राजस्थान के कितने जिले हैं? यानी ये चारों बेसिन राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? दोस्तों ये चारों बेसिन 14 जिलों में विस्तृत है। जैसा क्वेश्चन आए वैसा ही हम करके आ जाएंगे। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार, डरने की क्या जरूरत है? मैंने बताया है, राजस्थान में कृषि गणना से संबंधित कोई बात हो तो हम हर 5 साल में एक बार कृषि गणना होती है। आखिरी बार कृषि गणना 2015-16 में हुई। 15-16 के आधार पर राजस्थान में भूजोतों का औसत आकार, भूजोतों की संख्या, महिला भूजोतों की संख्या और टोटल राजस्थान के अंदर कितनी, सब कुछ 15-16 के अनुसार बताया जा सकता है। भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर, यानी प्रत्येक किसान के पास कितनी भूमि है। अर्थात इसको ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल एरिया 208.73 लाख हेक्टेयर बट्टे जोतों की संख्या 76.55 लाख। दोस्तों टोटल किसानों की संख्या यानी भूमि जोतों की संख्या। निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन? दोस्तों मैंने राजस्थान के अंदर एक बात, ट्यूशन पढ़ने से पहले एक बात बोलूंगा। राजस्थान में मैंने एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ाया, यदि आपने पढ़ा है तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाई है, उसमें राजस्थान में के अंदर कृषि उत्पादन का टॉपिक पढ़ाया। उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा था, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि उत्पादन से संबंधित क्या सही है? ऐसा एक क्वेश्चन है, गौर से जाके देख लेना। दोस्तों तिलहन की फसलें, तिलहन अर्थात जहां से तेल निकलता है, ये 2 प्रकार की होती है। एक खरीफ के रूप में बोई जाती है और एक रबी के रूप में, यानी खरीफ के मौसम में भी और रबी के मौसम में भी उगाई जाती है। वे तिलहन फसलें जो खरीफ के मौसम में उगाई जाती है दोस्तों, नाम है मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी। जबकि रबी के समय राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। ठीक है, चलिए भाई ये भी आपको याद रखना है। राई, सरसों, तारामीरा। 2022-23 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर
सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में कृषि क्षेत्र का योगदान बताओ। दोस्तों एक शानदार क्वेश्चन है, आगे लिखा मिलेगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की सकल राज्य मूल्यवर्धन में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए क्या क्वेश्चन आ रहा है। यदि इसके लिए आएगा तो लिखा मिलेगा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर कीमतों पर कितना योगदान रहने का अनुमान है या प्रचलित कीमतों पर कितना रहने का अनुमान है, तब तो करना है आपको ये। और यदि ऐसा पूछे कि वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्थान राज्य आयोग के अध्यक्ष और उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें इनमें से कोई एक गलत है, जो सुमेलित नहीं है उसे छांट लेना है। चलो भाई छांट लेते हैं। BD कल्ला इसके अध्यक्ष थे। 5वां 2015 से 2020 पंचांत अवधि है, अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। और छठा वित्त आयोग है दोस्तों 2020 से 25 का कार्यकाल, यानी इस छठे वित्त आयोग की पंचांत अवधि यानी इनके द्वारा दी गई सिफारिशें कब से कब लागू होगी, 2020 से 2025 तक लागू होगी। और दोस्तों इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसे सूचना पाने के लिए SSO ID की आवश्यक है। दोस्तों इसमें SSO ID की जरूरत नहीं है, मैंने ये पूरा पोर्टल पढ़ा रखा है आपको। दोस्तों जन सूचना पोर्टल पूरा पढ़ाया है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसमें भैया SSO ID की जरूरत नहीं है। ई मित्र पर पैसा भी नहीं देना और जानकारी सारी मिलेगी। कितनी सूचनाएं, 690, 331, 115, 690 ऐसे करना है, गलती नहीं करनी है। पहला चरण 20 अगस्त 2019 को, 20 अगस्त राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। दूसरा 13 सितंबर 2019 को। और जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID की आवश्यकता नहीं है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं, RPSC। दोस्तों RPSC का वो अध्यक्ष जिसने सबसे लंबा कार्यकाल, तिवारी जी। RPSC का वह कौन सा अध्यक्ष है जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा। दोस्तों आप लिखेंगे नंबर 1 DS तिवारी। DS तिवारी, दोस्तों DS तिवारी जी का कार्यकाल अब तक सबसे ज्यादा रहा है। इनका कार्यकाल 1951 से लेकर के 1958 तक। इसका मतलब RPSC के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तीसरे अध्यक्ष DS तिवारी। देखो से कम कार्यकाल, दोस्तों आपको याद रखना है फूल सिंह यादव। फूल सिंह यादव। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, कौन सा एक सही नहीं है भैया, एक कर लो सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से किया गया। हम इन संवैधानिक या पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित जो समितियां हैं इनकी भी बात करेंगे। दोस्तों राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 हमारी राजस्थान की सरकार ने आजादी के बाद हमारी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम है राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959। चलो दिखाते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। दोस्तों बाबूजी के छंद, मैंने कहा था कि बीठू, दोस्तों बीठू मेहाजी जो है चारण जाति के, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, गोगा जी के रसावले और बाबूजी का छंद। तो मिला दो भाई बाबूजी के छंद को। बाबूजी का रूपक किसने लिखा है, मोती सर बख्तावर ने। आप अपने नोट्स चेक कर लेना, अपनी बड़ी बड़ी किताबें चेक कर लेना, आपको इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलेगा, किताब में भी नहीं मिलेगा। इन किताब में यदि 1-2 चीज मिलेगी तो इस प्रकार व्यवस्थित चीजें नहीं मिलेगी, चेक कर लेना। झूठ तो मैं बोलता नहीं, आपको पता है जो सत्य है वो सत्य है। दोस्तों मोती सर बख्तावर ने क्या लिखा, बाबूजीरा रूपक। रामनाथ का है बाबूजीरा सोरठा। बाबू प्रकाश आशिया बोर्ड जी, ये गलत नहीं होना चाहिए यदि क्वेश्चन आ जाए। और बिट्ठू मेहाजी की 2 रचनाएं, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया। दोस्तों जब मैं राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण पढ़ा रहा था तो मैंने एक सोसाइटी की चर्चा की थी और मैंने आपको यह भी बताया था कि वो सोसाइटी बड़ी गजब की है। उस सोसाइटी का राजस्थान में क्या काम है, राजस्थान में जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद या वो संस्थाएं जो राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण का काम करती है, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी। दोस्तों मैं जिस सोसाइटी की चर्चा कर रहा था ये रही वो सोसाइटी।
शुरू में जो सामाजिक अंकेक्षण की परिभाषा बताई थी मैंने इस सोसाइटी की साइट से उठाई थी, आप चेक कर सकते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया 2019 में, 19 सितंबर 2019 को, और इस सोसाइटी का नाम है सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि? दोस्तों, हमारे राजस्थान की सरकार ने राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति और इसी के तहत फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति भी है, यानी इसी के अंदर वो सब है, सब पार्टिकल है, उसका सब पार्ट है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर क्या है? ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देना, नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए कुल उत्पादन लागत का, यानी नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरे करने वाली जो प्रोजेक्ट होंगे, परियोजनाएं होंगी, उनकी टोटल जो लागत है, उस लागत का अधिकतम कितना भाई? 2 करोड़ रुपए या 15% अनुदान। गजब का क्वेश्चन। या तो अधिकतम 2 करोड़ रुपए या 15%, दोनों में से कोई एक। अधिकतम 2 करोड़ रुपए का अनुदान